हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के साथ। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपीसीजे के। इसकी आज तक की वेटेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स की रही है और मेंस के देखा जाए तो ये एक्ट कवर करता है 6 मार्क्स। तो इसी तरह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम इसकी हर एक सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए हर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को उतनी ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे सो दैट हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। जैसे कि हम कोई भी एक्ट पढ़ें तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेटेज रखती हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 1961 और कमेंसमेंट डेट है 30 दिसंबर 1961। अब कंफ्यूजन यहाँ आ जाएगी कि व्हाट इज इनैक्टमेंट डेट एंड व्हाट इज कमेंसमेंट डेट। तो इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है कि जिस दिन इस एक्ट को एसेंट मिली हो किसी भी अथॉरिटी की, और कमेंसमेंट डेट वो डेट हो जाती है जिस दिन से वो एक्ट एनफोर्स हुआ हो या लागू हुआ हो। तो बस याद रखिएगा कि इनैक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 1961 है और कमेंसमेंट डेट 30 दिसंबर 1961। होपफुली अब इसके ऊपर तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब हम देख लेते हैं इसके चैप्टर्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 7 है और सेक्शंस 51 है। नो डाउट अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में पूरे चैप्टर्स को डिवाइड भी करेंगे और देखेंगे कि इनकी डिविजन्स किस तरीके से हुई है। तो विदाउट फर्दर अडू अब हम पहुंच जाते हैं इसके प्रियम्बल पे। हर एक एक्ट का प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में ही। क्यों? क्योंकि वो हमें बता देता है कि पूरा एक्ट कवर किस चीज को करेगा और वो एक्ट को लाने का पर्पस क्या था। तो इसका प्रियम्बल भी उसी तरह इसका पर्पस बताएगा। सो लेट्स सी इट। एन एक्ट टू provide for the regulation and control of letting and rent of accommodations। तो ये बोलता है कि ये एक्ट लाया गया किस लिए, ताकि ये रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके किसे, लेटिंग और रेंट को, जो एकोमोडेशंस के बेसिस पे होगा। मतलब लेटिंग मतलब टू लेट, कि एक लैंडलॉर्ड अपनी लैंड को कैसे लेट कर सकता है, उसके क्या कंडीशंस रहेंगे, और साथ में रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये बात करता है फॉर द एक्सपेडिशियस ट्रायल्स ऑफ एविक्शन केसेस ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब हम आहिस्ता ही आगे आगे चलकर देखेंगे कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट जो है इधर, ये बहुत वर्ड अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये वर्ड, इस वर्ड के भी बेसिस पे एक चैप्टर भी है जो हमारा फॉर्मुलेट हुआ है, डिवाइड किया गया है हमारे पूरे एक्ट में। और साथ ही ये बोनाफाइड वर्ड हमें आगे चलकर सेक्शन 12 में भी मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं ये है क्या। ये बोलता है कि ये एक्ट एक तो एक्सपेडिशियस ट्रायल, जो केसेस होंगे, जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हुए होंगे लैंडलॉर्ड या फिर एक टेनेंट के बीच में, तो उन केसेस को भी एक्सपेडिशियसली ट्राई करने में ये एक्ट मदद करने वाला है। और साथ में एविक्शन ग्राउंड्स, एविक्शंस के कुछ ग्राउंड होते हैं। और साथ ही जब मैंने बात करी कि सेक्शन 12 की, तो सेक्शन 12 में भी कुछ ही ऐसे ग्राउंड्स हैं जो बोनाफाइड माने गए हैं, जिनके ऊपर एक लैंडलॉर्ड एविक्ट कर सकता है। एविक्ट मतलब निकाल सकता है अपने टेनेंट को अपनी लैंड से। और साथ ही ये एक्ट बात करने वाला है and generally to regulate and control eviction of tenants from accommodations and for other matters connected therewith or incidental thereto। मतलब ये एक्ट पहले तो एक तो बात करने वाला है कि कोई चीज लेट कैसी होगी और कोई प्रॉपर्टी को रेंट कैसे कलेक्ट किया जाएगा।
दूसरी ये बात करता है कोई भी जो डिस्प्यूट होगा या कोई केसेस होंगे एविक्शन से रिलेटेड लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उसके एक्सपेडिशियस ट्रायल में ये मदद करेगा। और तीसरी बात है कि उन एविक्शन से रिलेटेड कोई भी और मैटर्स जो होंगे वो भी ये एक्ट डील करने वाला है। तो होपफुली आई एम वेरी क्लियर नाउ कि ये एक्ट क्यों आया है और किस लिए आया है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टराइजेशंस के ऊपर। चैप्टर्स, अब जैसे हमने पहली स्लाइड में बात करी कि इसके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 7 है। तो पहला चैप्टर आ जाता है हमारे पास प्रिलिमिनरी, सेकंड चैप्टर आ जाता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट, थर्ड चैप्टर आ जाता है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, थर्ड ए चैप्टर आ जाता है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, चैप्टर 4 बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट, और चैप्टर नंबर 5 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, देयर पावर्स, फंक्शंस एंड अपील्स के बारे में, और चैप्टर 6 बात करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, और चैप्टर 7 जो लास्ट चैप्टर है वो बात करेगा मिसलेनियस प्रोविजंस के साथ। तो अब हम क्लियर हैं कि हमारा एक्ट बेसिकली पूरा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और अब हमने ये भी देख लिया कि चैप्टर्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। तो अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इन प्रिलिमिनरी एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। तो हम लोग हर एक डेफिनेशन को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास, लेकिन सबसे पहले आएगी हमारे पास सेक्शन नंबर 1 जो डील करती है हमारे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के साथ। तो यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बताता है कि ये फर्स्ट इंस्टेंस पे ये एक्ट लागू कहाँ हुआ था, क्या ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट इंस्टेंस में एक्ट सिर्फ उन एरियाज में फोर्स में आया था जो एरियाज फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं, और बाद में लेटर ऑन ये एक्ट उन एरियाज पे भी फोर्स में आया जो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए। तो देख लेते हैं फिर इसका शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा। शॉर्ट टाइटल है इसका मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ मध्य प्रदेश में। फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ हुआ था लागू? फर्स्ट एरियाज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं, और साथ में लेटर ऑन वो आगे उन एरियाज पे भी रेगुलेट हो गया जो एरिया स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम बीइंग नोटिफाई किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारी आ जाती है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस मैंने जैसे पहले ही बताया कि हर एक एक्ट के लिए उसकी डेफिनेशंस क्लॉज या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग उस एक वर्ड को वैसे ही इंटरप्रेट कर सके जैसे वो इंटरप्रेट होना चाहिए। So without further ado, let's move to very important definition, that is accommodation. Accommodation अगर लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो कोई भी ऐसा लैंड, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका कोई एक ओनर होगा जो होगा लैंडलॉर्ड, जो अपनी प्रॉपर्टी को लेट कर सकता होगा और उसके बिहाफ में रेंट ले सकता होगा। और एकोमोडेशन वो एक एरिया होगा जो यूज किया जा सकता होगा रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कौन से एरियाज, कौन सी बिल्डिंग्स या कौन सी लैंड्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। Accommodation means any building or part of a building, whether residential or non-residential, and includes, अब हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी accommodations है जिसे हम include करते हैं अपनी definition में। वो बोल रहे हैं कि any land which is not being used for agriculture purposes। तो अब जैसे मैंने ये हाईलाइट कर रखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ये बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस से यूज नहीं किया जा रहा है उसे हम एकोमोडेशन इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो लैंड
एग्रीकल्चर पर्पसेस से यूज हो रहा है वो एकोमोडेशन नहीं कहलाएगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखें, ये बहुत बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा गया है आज तक। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, गार्डन, ग्राउंड्स, गैराजेस एंड आउट हाउसेस इफ एनी अपॉर्चुनेट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर के साथ ही लॉन, मेरे घर में ही लॉन है और साथ में एक छोटा गैराज है, तो क्या वो एकोमोडेशन कहलाएगा? जरूर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जो बिल्डिंग मैंने आगे लेट की होगी या फिर मेरी होगी उसके साथ ही वो अटैच्ड है, तो वो भी एक एकोमोडेशन होगी। अब तीसरी चीज क्या होगी एकोमोडेशन? any fittings affixed to such building or part of building for more beneficial enjoyment thereof। अब कोई भी ऐसी फिटिंग्स जो मेरी प्रॉपर्टी के साथ एफिक्स की जाएंगी ताकि मैं उस प्रॉपर्टी को या मेरी बिल्डिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकूं, वो भी प्रॉपर्टी, वो भी चीजें मेरी एकोमोडेशन कहलाएंगी। अब फोर्थ पॉइंट इसका कहता है एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब कभी जैसे हम कोई अपना घर, मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरा एक घर है, मैं कल को उसे लेट कर देती हूँ, किसी को लीज पर दे देती हूँ और उसमें कुछ फर्नीचर लगा कर देती हूँ, तो क्या वो एकोमोडेशन कहलाएगा? जरूर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर जो है सप्लाई किया गया है लैंडलॉर्ड की तरफ से किसी भी टेनेंट को, वो इसलिए सप्लाई किया गया है सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी को और या फिर उस बिल्डिंग को अच्छे से यूज कर सके। तो अब हम लोग दोबारा से एक बार क्रक्स में देख लेते हैं कि एकोमोडेशन किसे कहा जाएगा। तो एकोमोडेशन वो पार्ट होगा बिल्डिंग का या वो बिल्डिंग होगी जो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। फर्स्ट पॉइंट, कौन सी प्रॉपर्टीज अब एकोमोडेशन में इंक्लूड की जाएगी? वो प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं की गई एकोमोडेशन कहलाएगी। दूसरी, कोई भी गार्डन, ग्राउंड, गैरेज एंड आउट हाउस जो उस बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है वो भी एकोमोडेशन कहलाएगा। तीसरी चीज, कोई फिटिंग्स जो एफिक्स की गई है बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ ताकि एक उसकी इंजॉयमेंट आराम से हो सके, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, तो वो भी एकोमोडेशन कहलाएगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि ऐसा कोई भी फर्नीचर जो सप्लाई किया गया है लैंडलॉर्ड की तरफ से किसको? एक टेनेंट को, ताकि वो यूज कर सके उस बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग को प्रॉपरली, तो वो भी एकोमोडेशन कहलाएगा। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा क्लियरली डेफिनेशन को समझा चुकी हूँ। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमेशा पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर जो है टू बी, दैट इज लैंडलॉर्ड। हमने कितनी बार लैंडलॉर्ड का जिक्र किया, लेकिन अब हम इसे पूरे डिटेल में देखेंगे कि लैंडलॉर्ड कौन होता है। अब यहाँ कह रहे हैं लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइमिंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन। तो लेमैन लैंग्वेज में या फिर हम इस डेफिनेशन की भी लैंग्वेज में देखें तो लैंडलॉर्ड एक तो हो जाएगा वो इंसान जो ओनर है अपनी लैंड का, दूसरा एक वो भी इंसान लैंडलॉर्ड कहलाएगा जो उस लैंड का रेंट रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो मान लो मैं ओनर हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है, तो मैं लैंडलॉर्ड हो जाती हूँ और मैं रेंट कलेक्ट कर सकती हूँ। एक और केस हो सकता है जिसमें मान लीजिए मेरी मदर है और मेरी मदर ने एक प्रॉपर्टी, हमारी मेरी मॉम की ओन्ड प्रॉपर्टी है जो उन्होंने किसी को टू लेट करी है, तो वैसे तो लैंडलॉर्ड मेरी मॉम हुई, लेकिन मैं, अगर मेरी मॉम मुझे एंटाइटल करती है कि मैं जाके रेंट ले लूं तो मैं भी लैंडलॉर्ड कहलाऊंगी। तो यही बोल दिया जाता है इस सेक्शन में भी, वो ये है कि हु फॉर द टाइमिंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट। फॉर जैसे कि बात कर ली मैंने मेरी मॉम की कि वो लैंडलॉर्ड, उनकी प्रॉपर्टी और वो रेंट ले रही हैं ऑन हर ओन अकाउंट,
दूसरा, ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। जैसे दूसरा केस कि मान लीजिए मेरी मॉम लैंडलॉर्ड है और मॉम ने मुझे एंटाइटल कर दिया और मैं जाके उनके बिहाफ पर रेंट ले रही हूँ ताकि उनका बेनिफिट हो सके। तो तीसरा आ जाता है एज ए ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन। या तो वो इंसान जो ट्रस्टी हो या फिर लॉफुली गार्जियन हो उस लैंड का या प्रॉपर्टी का, या फिर रिसीवर डिक्लेयर किया गया हो बाय कोर्ट, तो वो भी रेंट कलेक्ट कर सकता है और वो भी उसी तरीके से लैंडलॉर्ड बन सकता है। फिर ये बात करता है who would so receive the rent or be entitled to rent to receive the rent if the accommodation were let to a tenant, and includes every person not being a tenant who from time to time derives title under a landlord। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमने हमारा लैंड रेंट किया ही हो और तभी हम लैंडलॉर्ड बनेंगे। हो सकता है मेरी एक प्रॉपर्टी हो जो मैंने रेंट पे तो ना दी हो, लेकिन क्या मैं उसको रेंट पे नहीं देने की वजह से क्या उसकी लैंडलॉर्ड नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी। तो विदाउट गिविंग इट ऑन रेंट ऑल्सो, स्टिल दैट लैंड इज देयर एंड आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट लैंड। अब दूसरा वो बोलते हैं कि वो भी इंसान लैंडलॉर्ड हो जाता है जो टाइम टू टाइम डिराइव कर ले टाइटल अपने लैंडलॉर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान है और उसकी एक लैंड है। अब उसका एक छोटा बेटा हो जाता है। वो बेटा जैसे ही बड़ा होता है तो एट द एंड उसके जो पिताजी हैं वो डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी विया पार्टीशन। तो अब क्या उसका बेटा, अब जो प्रॉपर्टी उसके बेटे के हक में गई, तो क्या वो बेटा उसका लैंडलॉर्ड नहीं होगा? होगा। तो इसी तरीके से ये बात करते हैं कि उसने जब टाइटल डिराइव कर लिया अपने पिताजी से पार्टीशन के थ्रू, तो वो भी लैंडलॉर्ड बन जाता है। तो अब हम आराम से क्रक्स में लैंडलॉर्ड की एक बार डेफिनेशन को छोटे से बहुत क्विक रिवीजन दे देते हैं। ये बोलता है लैंडलॉर्ड कौन होगा? पहली चीज, जो रेंट रिसीव करता है या एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए। दूसरा, वो भी इंसान लैंडलॉर्ड है जो या तो अपने अकाउंट पर रेंट रिसीव कर रहा है या फिर किसी और के बिहाफ पे रेंट रिसीव कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए। थर्ड कह देते हैं कि कोई भी ट्रस्टी, लॉफुल गार्जियन या कोर्ट से अपॉइंट किया गया रिसीवर वो भी लैंडलॉर्ड होगा फॉर द टाइम बीइंग ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। और अब बात, जो लास्ट बात होती है वो ये कि वो भी इंसान, जो इंसान अगर रेंट करता अपनी प्रॉपर्टी और रेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड होता, वो इंसान भी लैंडलॉर्ड है। और तीसरे और लास्ट में ये कहता है कि वो इंसान जो टाइम बीइंग आगे चलते हुए लाइफ में एंटाइटल हो जाता है, अगर वो टाइटल डिराइव करता है उस इंसान से जो लैंडलॉर्ड रह चुका है, तो वो भी हमारा लैंडलॉर्ड कहलाएगा। तो आई होप वी आर वेरी क्लियर हेयर और ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी। तो आप प्लीज देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को जो आज के लेक्चर में हमने कवर करी हैं। आई होप वी आर आई होप आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप साथ साथ चीज़ें रिवाइज करें। और विल सी यू अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।